नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। बज गई रणभेरी। जी हां, चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब शुरू हो गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन। कई दिनों से सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे, मगर आज तस्वीर साफ हो गई। कई दिनों से इंतजार था, मगर आज उस इंतजार पर पूर्ण विराम लग गया है। दिल्ली चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग ने सुबह बैठक की और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि आज ही चुनाव की तारीख सामने आ जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। चुनाव आयोग ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह साफ हो गया कि दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होंगे और नतीजे भी 10 फरवरी को आ जाएंगे। दो 2013 में दिल्ली में हुए चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस के सहयोग से अरविंद केजरीवाल ने राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि 49 दिन के बाद ही केजरीवाल ने फरवरी 2014 में इस्तीफा दे दिया था। एक बार फिर से राजधानी चुनाव की दहलीज पर है। 7 फरवरी 2015 को दिल्ली विधानसभा चुनाव है। चुनावी तस्वीर में फिर से वही पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत को लेकर अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। हालांकि मेन मुकाबला बीजेपी और आप के बीच में ही माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार से ऊपर नहीं उठ पा रही है। हाँ, एक काम करने में कांग्रेस कामयाब हो गई है, वो है दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने में। वहीं बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के सहारे नया पार लगाने की भरपूर कोशिश में है और आम आदमी पार्टी अपने 49 दिनों में किए गए कामों के सहारे एक बार फिर से लोगों का दिल जीतने की जुगत में है। अगर 2013 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 70 विधानसभा सीट में से बीजेपी को 32, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीट मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 2 सीट गईं। वहीं वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 44.28%, आम आदमी पार्टी को 40% और कांग्रेस को मात्र 11.42% वोट मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव में पार्टियों को हुए नुकसान और फायदे की बात की जाए तो बीजेपी को 9 सीट का फायदा होते हुए 32 सीट मिली, जो कि पहले सीट थी 23। वहीं कांग्रेस को भारी नुकसान के रूप में जोर का झटका लगा। कांग्रेस के पास पहले 43 सीटें थी, जिनमें सीधे 35 सीट कम होकर 8 सीट पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें चली गईं और आपको 2013 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटें मिली। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी मोदी लहर की नाव में ऐसी सवार हुई कि राजधानी की 7 लोकसभा सीट अपने पाले में कर ली और तब से लेकर अब तक बीजेपी मोदी लहर पर सवार है और एक बार फिर इसी लहर के सहारे दिल्ली में फतह करने की फिराक में है। वहीं आम आदमी पार्टी भी नए चुनावी वादे कर दिल्ली को कब्जाना चाहती है। अब बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की पटरी पर गाड़ी किसकी दौड़ेगी, 10 फरवरी को साफ हो जाएगा। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुकाबला बेहद कड़ा है और दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए, दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं, 1 साल से कोई विकास काम नहीं हो पाया। जनता ने 2013 में भरोसा किया, बीजेपी को भी मौका दिया, लेकिन बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई। शायद सामने आम चुनाव खड़े हुए थे। और दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस के सहयोग से आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली मात्र 49 दिनों के लिए। एक बार फिर से दहलीज पर खड़ी है दिल्ली, चुनावी दहलीज पर, और चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब तैयारियां और जोरों से होंगी, लेकिन
सवाल यहां पर बड़ा यह है कि इस बार मौका जनता किसको देगी, कौन होगा, किस पार्टी से होगा दिल्ली का सीएम, यह बड़ा सवाल है। चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर राय मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा जी मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ संजय निगम जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। संजीव निगम जी मौजूद हैं और जिस तरीके से देखा जाए दुष्यंत जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि मुकाबला बेहद कड़ा है, कांटे की टक्कर है, मगर यह क्यों कहा जा रहा है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन यह क्यों कहा जा रहा है कि मेन मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही? देखो विपनेश, अभी नहीं है ये बात आप आज कह रहे हैं, ये बहुत पहले से ही, जब पिछला चुनाव हुआ था तब भी ये लोग यही बात कह रहे थे। और जो मुकाबले की जहाँ तक बात कर रहे हैं, देखिए इन पार्टीज़ का आप करैक्टर देखिए, चरित्र देखिए, ये गुमराह करने में, झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में माहिर हैं। और इस काम को विशेष तौर से जो पार्टी कर रही है, सामुदायिक पार्टी है, समाज को बांटने का काम करती है, सही बात लोगों तक नहीं पहुँचने देती है। अब आप बताइए, जो पार्टी 15 साल दिल्ली में रूल की, हार जीत लगी रहती है डेमोक्रेसी में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीजेपी पार्टी के सांसद सारे हार गए और 2 ही जीते, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए थे, तो उससे क्या पार्टी खत्म हो गई या वो मुकाबले में नहीं थी? ऐसा नहीं है, आज उसने सरकार बनाई है, यानी इतने लंबे पीरियड में, 70 साल के पीरियड में उनको एक बार आज मौका मिला। तो ऐसा नहीं है कि ये हार जीत से फ़र्क पड़ता है डेमोक्रेसी में, लेकिन इसमें ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो दौड़ में नहीं है। और आप जिस पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात आप करें, हमने बिना शर्त इनको समर्थन दिया। अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, इन्हें लगा कि भाई शायद हमें केंद्र में लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, जब इनकी दाल नहीं गली तो उछल के वहाँ पहुँच गए। दोनों पे तोहमत लगाई, कभी बीजेपी कहती है हमारी ये पार्टी, कभी कहती है बी पार्टी, कभी ये कहते हैं हम इसकी ये पार्टी है, कभी बीजेपी वाले हमें बोलते हैं कि भाई हमारी बी पार्टी है। तो ऐसा ये सब र्यूमर्स का दौर है। और जो रूलिंग पार्टी है अभी भी, वो खाली एक भ्रम की स्थिति, गुमराह करने की स्थिति देश में, प्रदेश में फैलाए हुए है। अभी भी परसों जब मीटिंग हुई है, उसी दिन ये अनाउंस हो रहा था कि भी चुनाव तब होंगे जब पीएम की मीटिंग हो जाएगी। पब्लिक मीटिंग करा दी, पब्लिक मीटिंग कराने के बाद में इलेक्शन अनाउंस कर दिए। अभी तक, कल तक भी ये नहीं मालूम था कि चुनाव होंगे। शीला जी की एक स्टेटमेंट आई कि वो आम आदमी पार्टी को फिर से सपोर्ट देने को तैयार। बिल्कुल ठीक है, आपने जो स्टेटमेंट आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, शीला जी ने स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसके बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी स्टेटमेंट पूरी आई है, कंप्लीट स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी अपने दमखम से चुनाव मैदान में है और हम सरकार बनाएंगे प्रदेश के अंदर, क्योंकि 15 साल हमने विकास का काम प्रदेश में किया है और दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाया है। आज दिल्ली किसी बड़े यूरोपियन शहर से कोई कम नहीं है। किस दम पर बनाएंगे? क्यों, किस दम पे नहीं बनाएंगे? प्रदेश की जनता हमारा काम देख रही है। इन लोगों ने जो कहा, देखिए जब काम देखा, हाँ, आपको नकार दिया, ठीक है, अब आपने कोई काम नहीं किया, कोई तो बात नहीं। अभी मैं इसमें 2 बातें कहूंगा, इसमें मुझे 2 बातें मात्र कहनी है। एक बात, हमने बिना शर्त आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई, हमने उनसे कोई कंडीशन नहीं लगाई। वो अपनी अवसरवादिता लेते हुए छोड़ के चली गई और उसने प्रदेश के लोगों को वो माहौल बनाया कि कभी मुख्यमंत्री धरना दे रहे हैं, कभी कोई मंत्री छापा मार रहा है, अराजकता का माहौल प्रदेश में बनाया। इवन ठीक है, हमने सपोर्ट दिया, हमने सपोर्ट दिया, लेकिन हमने उनसे धरना देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने देश के गृह मंत्री के लिए भी, उन्होंने देश के गृह मंत्री के लिए भी अपशब्द बोला और उसके बाद वो खुद ही अपने आप ही चले गए, ठीक है ना। और जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया नहीं। क्यों? उनको केंद्र में दिख रहा था कि शायद हम कुछ मोल भाव वहां कर लेंगे, 40-45 सीट हमें मिल जाएंगी, तो वो संभव नहीं हुआ। अब आप आइए बीजेपी पे, आज भी आप कैसे, एक प्रश्न और है, अभी आप ये कह रहे हैं बीजेपी पार्टी आज 7 months हैज गॉन, अभी 7 महीने में कुछ डिलीवर नहीं किया है, एक काम भी नहीं किया है। जो हमारी योजनाएं थी उनका नाम बदल के पेश कर दिए हैं, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डिनेंसेस, खाली अध्यादेश जारी किए हैं। 26 मई को जब सरकार बनी, क्या दिल्ली की कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हो सकती थी? क्या मनरेगा को भारतीय सिंचाई योजना बनाना क्या ठीक है? क्या योजना आयोग को नीति आयोग बनाना ठीक? बस खाली नाम बदल दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मगर ये सवाल आप पर भी उठता है, आप पर भी लागू होता है। हमने कुछ, हम पे सवाल इसलिए नहीं उठता है कि हमने इनका कोई चीज बदली नहीं। इन्हें, शीला जी की 15 साल सरकार रही है, हाँ ठीक है, रही है, तो जितना विकास उन 15 सालों में होना चाहिए था, क्या आपको लग रहा है उस हिसाब से? बिल्कुल उससे ज्यादा विकास हुआ है। आप देखिए ना, हमने ये वादा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर दिल्ली को बनाएंगे, हमने वो बनाया। इन्होंने कुछ ऐसा, आपने कॉलोनियों को नियमित क्यों नहीं कर पाए? 895 कॉलोनीज को नियमित की और इन्होंने उन्हीं को उसमें शामिल कर दिया। चंद्रशेखर जी, क्या वो कॉलोनियां नियमित हो चुकी हैं? देखिए विपनेश जी, बहुत देर से
हमारे मित्र दुष्यंत जी बोल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद आप इनको मौका नहीं देने वाले इसके बाद में। जैसे आपने कहा शुरुआती दौर में कि वो लड़ाई में है कि नहीं है, अगर वोट प्रतिशत की आप बात करें तो विधानसभा चुनाव में जितनी उनको सीट मिली थी उसके हिसाब से उनको 8 सीटें मिली और लोकसभा आते आते ये स्थिति हुई कि वो जो पूरी सातों के सातों लोकसभा अपना सीटें निकल गई, चली गई। अब वो टक्कर में है या नहीं है, वो उनको इतना मुश्किल है कि आज तक वो नेता नहीं खड़ा कर पाए कि कौन उनकी चुनावी रैली को संबोधित करेगा, कौन क्या करेगा। तो कल जाकर के उनके यहाँ घोषणा हुई है, शायद आज हुई है, कि ललित माकन उनके यहाँ पर सॉरी अजय माकन जी उसको लीड करेंगे। दूसरी बात, हार की जहाँ तक बात है, आपने शीला जी का एक वर्णन किया जिसके दम पर ये इतना लंबा बातें कर रहे हैं कि 15 साल तक सरकार हमारी रही है और जरूरत से ज़्यादा हम लोगों ने विकास कार्य किया है। वो मुख्यमंत्री 15 साल तक रहने वाली वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो हार माने बैठे हुए हैं और हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन देना है। दूसरी बात ये विकास की जो बात करते हैं, निश्चित रूप से एक मामले में इन्होंने नंबर 1 काम किया है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए हैं, वो दिल्ली में भ्रष्टाचार। ये जो खेल हुए, राष्ट्रमंडल खेल हुए, उसके अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंचा। अब बात आती है कि आपने समर्थन क्यों दिया और उन्होंने समर्थन क्यों लिया। आम आदमी पार्टी पूरे समय चुनाव से पहले एक हल्ला करती रही कि साहब हम कांग्रेस के खिलाफ जो ये भ्रष्टाचार का मामला हुआ है उसको हम लेके आएंगे और इनको अरेस्ट करेंगे। अब समय संख्या कम हो गई, संख्या कम हुई तो उन्होंने कहा साहब हमें समर्थन दे दीजिए, न हम आपको अरेस्ट करने की बात करेंगे न आप हमारे खिलाफ बोलना। तो दोनों भाई मिल गए, दोनों मिलकर सरकार बना ली। एक भागने वाले व्यक्तियों में से थे, एक जबरदस्ती उनके पीछे लगे हुए थे। नतीजा ये चंद्रशेखर जी, मौका तो आपके पास भी आया। पहले दिन जब 32 लोग हमारे संग आए, हमको मौका दिया गया सबसे पहले कि आप सरकार बनाइए। हम जोड़ तोड़ के सरकार नहीं बनाना चाहते, हमने कहा साहब हम नहीं बनाएंगे। पहले दिन भी कहा और आखिरी दिन भी कहा, हमने कोई तोड़ तोड़ नहीं करी। हमने कभी नहीं कहा कि हम अपने बच्चे की कसम खाते हैं हम किसी समर्थन नहीं लेंगे और फिर दोबारा समर्थन ले लिया, ऐसा कोई काम नहीं कहा। जिस दिन 32 लोग आए उस दिन के बाद हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया। संजीव निगम जी, एक छोटी बात मैं कह दूं, मैं थोड़ा सा इसमें एक मिनट में एक सेकंड जरा संजीव जी, इससे लेट हैं जो उन्होंने भैया ने बात कही है। ऐसा है कि जब दिल्ली में रिजल्ट्स आए तो 32 सीटें इनको मिली और 28 सीटें आम आदमी पार्टी, हमें 8 सीटें मिली। हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, हमारा बहुत नुकसान उस इलेक्शन में हुआ। और उस टाइम जो दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज थे वो नितिन गडकरी थे। उन्होंने एक बयान दिया, वो बयान मेरे पास आज भी है, नवाब टाइम्स की मैंने कटिंग रखी है अपने पास। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का नैतिक दायित्व बनता है कि उसको चुनी हुई सरकार मिले और हम उनको चुनी हुई सरकार देंगे। ये बात उन्होंने 3 बार रिपीट की अखबार के अंदर, वो उसमें है, ब्रैकेट्स में है। और उसके बाद ये चौथे दिन बदल गए। आज ये जो बयान दे रहे हैं बिल्कुल विपरीत बयान दे रहे हैं। नहीं, संख्या नहीं थी, उन्होंने कहा संख्या नहीं थी तो उनके इंचार्ज ने क्यों कहा? कहां से जोड़ तोड़ करते थे? उनके इंचार्ज ने क्यों कहा? वो उनका इंचार्ज से आप सवाल करिए, इंचार्ज का सवाल इनसे पूछिए, इंचार्ज ने क्यों? अगर हमारा इंचार्ज कोई बात कह रहा है, आपने शीला जी का प्रश्न कोट किया, शीला जी का आंसर कोट किया, उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कंडेम किया उसको, तो आप जरा जो इंचार्ज थे उनसे पूछिए उन्होंने क्यों दिया। अब आप इनकी बात सुनिए, अगर इनको हमने बिना शर्त समर्थन दिया, उन्होंने सारी व्याख्या पीछे की गई, इनके अंदर ये पैक्ट था, ये टीम तो इनकी थी, हमने तो सरकार इसलिए बनवाई, हमारा तो एक ही सिंगल उद्देश्य था कि प्रदेश की जनता पे अनायास बार बार चुनाव का बोझ ना पड़े। लेकिन पार्टी अवसरवादी निकली, कभी उसके मंत्री छापा मार रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री धरना दे रहे हैं और कभी उसके मुख्यमंत्री गृह मंत्री के लिए गलत बोल रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। आम आदमी पार्टी नई दुल्हन की तरह थी, क्या वो आप डिफाइन कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर विश्वास हो गया था? आपने नई पार्टी को सपोर्ट दे दिया। आप इस तरह के स्लैंग्स बोल के किसी सरकार को, किसी सरकार का बचाव नहीं कर सकते। अगर वो चुन के आए एमएलए थे, सरकार बनाई तो वो सरकार थी, मुख्यमंत्री था, मंत्री थे, एमएलए थे। अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, चंद्रशेखर जी अभी बता रहे थे कि जो है हमारी पार्टी को सब 32 सीटें मिली थी और हमने कोशिश नहीं की। भाई जगह नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कोशिश नहीं की। जरूर करते, इन्होंने अभी जम्मू कश्मीर में क्या किया कि कोशिश नहीं की, एनसी के साथ भी डोरे डाले, पीडीपी के साथ डोरे डाले, और जब नहीं बात बनी तो आखिरकार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, गवर्नर रूल वहां पर लग गया। तो ये पहले दिन से चाह रहे थे कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। भाई अगर इन्होंने कोई कोशिश, कोई गुंजाइश ही नहीं थी, आम आदमी पार्टी ने तो फिर भी एक प्रयास किया कि जनता के लिए कुछ ना कुछ जो है करना चाहिए, तो मुद्दों के आधार पर हमने समर्थन लिया और आगे कोशिश की। जिस समय सरकार छोड़ी है उस समय आपको याद होगा कि 8 कांग्रेस के एमएलए और 32 भारतीय जनता पार्टी के दोनों कह रहे थे कि 40 हम एक हैं, तो साहब उस समय तो आप एक हो गए, तो सरकार छोड़नी पड़ी। और जनता को मालूम है, दिल्ली की जनता को, कि अरविंद केजरीवाल काम कर सकते हैं, लेकिन ये बीच बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं।
तो अब उनको मालूम है कि अब जो फ्रेश चुनाव होंगे इसमें पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी और आगे वो काम करके नहीं, उम्मीद नहीं थी केजरीवाल से कि इतनी जल्दी वो सरेंडर कर देंगे। देखिए सरकार के सामने चुनौतियां ढेर सारी आती हैं, विपक्षी जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अड़ंगे की बात की, वो तो आते रहते हैं, लेकिन सरेंडर इतनी जल्दी कर देंगे, जनता ने इसलिए वोट तो नहीं दिया था। और बीजेपी ने कम से कम ये काम तो नहीं किया 49 दिन जैसा। देखिए अब आप 49 दिन की बात कर रहे हैं तो मैं जरा इसको थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। 49 दिन मतलब 7 वीक्स और इधर ये 7 मंथ हो चुके हैं। 7 वीक्स और 7 मंथ का जरा आप कंपैरिजन कर लीजिए कि प्रधानमंत्री महोदय ने जो है बहुत कुछ बोला था। अरे भाई इनकी रफ्तार, एक तरफ तो ये बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, क्या रफ्तार है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ आप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने भ्रष्टाचार खत्म कर लिया और धीरे धीरे हम आगे भी जाएंगे। तो सवाल ये होता है कि जिस समय हम 2047 में 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे अपनी आज़ादी की, तब जो है हम ये उम्मीद करें कि साहब भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अगर 60-65 साल, वो बार बार यही कहते हैं कि 60-65 साल जो है इनको कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो आपको तो मैं समझता हूँ कि 30-35 साल तो लग ही जाएंगे। यानी कि 2047 में आपकी काम करने की स्पीड कितनी है। चलिए ठीक है, जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, इनका चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ है। क्या क्या वायदे किए, जरा 2 मिनट सुन लीजिए। जिस समय मुझे याद है कि 1992 में जो है वहां पर विवादित ढांचा गिरा था, ये कह रहे थे कि हम ये बनाएंगे। हुआ क्या बाद में साहब, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी कि हम जो है अरे हम सुन तो लीजिए, वो पत्थर ला रहे हैं, वो चबूतरा बना रहे हैं। 2022 में जो इन्होंने वादा किया ये क्या होगा, उस समय 2022 में 2021 में सब टेंडर जाएगा, 2021 में टेंडर जाएगा, 2022 में जो है न्यू खुदेगी। ये होगा मैडम, मैं आपको बता रहा हूं अभी से। ये पिछला जो है अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल मनोज सत्य बात जी, है। अगर आज 1 साल बाद दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए इसके लिए जिम्मेदार तो तीनों ही दल हैं। नहीं, आम आदमी कोई पार्टी ज्यादा है, कोई कम है। उनको मौका मिला, नहीं किया। आम आदमी पार्टी इसके लिए अधिक जिम्मेदार है। वो इसलिए है, अगर वो पहले दिन ये कह देते कि हमें बहुमत नहीं मिला है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। पहली बात तो उन्होंने उस दल के साथ सरकार बनाई जिसे भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा कोसते थे, और इनके नेता ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने कसम खाई बच्चों की कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, और जब सरकार बना ली तो सरकार चलाई नहीं, छोड़ के भाग गए। देखिए अनप्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है जो आम आदमी पार्टी ने की, मुंह से लच्छेदार बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना जनता को बहुत लुभाती हैं, लेकिन जब शासन में आके बैठते हैं और पता लगता है कि व्यवहारिक दिक्कतें तो ये हैं, शासन तो ऐसे चलता है, तब या तो व्यक्ति छोड़ के भागता है या छत पे चढ़ जाता है। तो आम आदमी पार्टी की राजनीति जो 1 साल में दिल्ली में देखने को मिली, वो उस प्रकार की देखने को मिली। मुझे भी बहुत उम्मीदें थी केजरीवाल जी से, कौन नहीं चाहता हमारा देश या राजधानी भ्रष्टाचार मुक्त बने, लेकिन अनप्रैक्टिकल बातों से। और आज हमने जो सीन देखा छावनी बोर्ड के इलेक्शन के बाद, जिस तरह आम आदमी का एक आदमी नोट लुटा रहा है, उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहा है, तो देश की राजधानी में रहने वाले लोगों को और देश के लोगों को सोचना पड़ेगा ये किस शासन की बात हो रही है। और आप देखिए वही राजनीति कर रहे हैं आम आदमी पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली में की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तीनों ही जिम्मेदार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि दिल्ली के लोगों की सबसे ज्यादा उम्मीदें इसने जगाने का काम किया था, साफ सुथरी राजनीति देने की बात की थी। दल बदलू, जितने कांग्रेस के छोड़ के आ रहे हैं उन्हें भी टिकट दे दो, बीजेपी के छोड़ के आ रहे हैं उनको भी टिकट दे दो, और आप कह रहा हूं साफ सुथरे। ये कौन सी राजनीति आप कर रहे हो? आप तो ये वही कह रहे हो जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस कोसते थे। तो इसलिए आम आदमी की पार्टी में भी कोई अंतर मुझे नजर नहीं आ रहा है, और दिल्ली की जनता को इस बार बहुत सोच समझकर वोट देना होगा कि वो कांग्रेस को चुने, बीजेपी को चुने या आम आदमी पार्टी को चुने। सिर्फ नारे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बातें कौन कर रहा है जिससे ईमानदारी से दिल्ली का भला हो सके। जी मगर मनोज जी सवाल ठीक है, संजीव जी आप ये कह रहे हैं मनोज जी कि झूठ जो है आम आदमी पार्टी बोलती, झूठ कौन बोल रहा है? अभी 2 दिन पहले रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा न सरकार ने सोचा है न सरकार ने कभी कहा है सरकारी कर्मचारियों की जो है उम्र जो है 60 से 58 साल, ये कौन? अरे साहब आप वही काम कर रहे हैं, आप सबको कहते हैं कि जो हमने हरियाणा में किया, जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जो झारखंड में किया, वो आपने हरियाणा में किया है कि नहीं? ऐसे किया है अरविंद जी ने तो पूरा रिकॉर्ड दिया, 26 जनवरी को आपने ऑर्डर पास किया है। तो भाई जनता है वो तो अंदाजा लगा रही है ना, आप वही काम ये करेंगे। मैंने झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा अनप्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देके अब आपको बताता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी कहती है झूठ की फैक्ट्री, और ये तो मैं आपके सामने झूठ का एग्जांपल दे रहा हूं। राजनीतिक दल कह सकते हैं झूठ का, मैंने झूठ शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा अनप्रैक्टिकल पॉलिटिक्स दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की। कैसे? एक उदाहरण देता हूं, एक मिनट
चंद्रशेखर जी, कैसे? जैसे आप ये कहते हैं हमारी जब 49 दिन की सरकार थी हमने बिजली के बिल आधे कर दिए, लेकिन आप ये नहीं बताते कि आपने कैसे कर दिए। आपने दिल्ली को नीति नहीं दी। अगर नीति आपने दी होती तो दिल्ली के लोगों को आज भी आधे दर पर बिजली मिल रही होती। आपने वही काम किया जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने किया। आपने सब्सिडी देने का काम किया। सब्सिडी तो कांग्रेस पार्टी भी दे रही थी, बीजेपी की सरकार भी दे रही थी। आपने दिल्ली को नीति नहीं दी और यही वजह हुआ कि आपकी सरकार 49 दिन रही, तब तो आधे बिल आए और जैसे आप गए वैसी दिल्ली के बिल बढ़ गए। आप नीति देते दिल्ली को। उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संसद लगा हुआ है। मैं यही कहता हूं आम आदमी पार्टी अनप्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रही है। संजीव जी, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जो आप कहते हैं उस पर टिकते नहीं। अरे भाई प्रैक्टिकल बात नहीं, ये कर लेते हैं। आप पर सवाल उठाते हैं लेकिन अपनी बात पर ये हमारी बातें आम आदमी की अनप्रैक्टिकल है। 30% बात कही थी, वो प्रैक्टिकल बात वो करके दिखा देते हैं अभी तक। और एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाहूंगा। ये बताया कि जो है ये चुनाव के लिए 1 साल पीछे चली गई है, दिल्ली का विकास 1 साल पीछे चला गया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है साहब? पहले के 4 महीने कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, बाद के 8 महीने भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अगर पहले कांग्रेस चाहती तो लोकसभा चुनावों के साथ भी चुनाव हो सकता था, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो चुनाव पहले भी हो सकता था। तो साहब ये जो है जो डिले हो रहा है, विकास की गति अगर रुकी है, मतलब आप जिम्मेदार कहीं पर नहीं है। आप जिम्मेदार कहीं पर नहीं है। हमने तो कोशिश भी की, बनाया भी, चलाया भी, एक नाकाम मतलब कोशिश की। इसी को राजनीति कहते हैं। अब आप राजनीति उसको कहे या जो भी कुछ कहे, हमारा इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। संजीव जी, इस चैनल के माध्यम से मैं 2-4 बातें आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ तो अन्ना जी के आंदोलन के संग से निकल करके केजरीवाल जिस समय अन्ना जी ने आंदोलन किया, एक आंदोलन था, लोगों के मन में एक उत्साह था कि एक ऐसी पार्टी आ रही है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि अन्ना जी ने जिस तरह से आंदोलन शुरू किया था, एक लोगों के मन में उत्साह था। उस आंदोलन को लेकर के लोग सड़कों पे आए और कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस का भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि लोग परेशानी में थे कि नहीं साहब किसी तरह से इससे मुक्ति मिले। उस समय केजरीवाल को देखा उन्होंने। और देखिए आप एक एक घटनाओं को देखते चले जाइए। केजरीवाल जी जिस तरह से खंबे में खड़े होकर के लाइट काट रहे थे या जोड़ रहे थे, उससे लोगों के मन में उत्साह आया कि ऐसा मुख्यमंत्री रहेगा तो निश्चित रूप से भला करेगा। 24,000 लोगों ने जिन्होंने एफिडेविट दे करके लाइट में अपना पैसा नहीं लगाया था, उन लोगों के अलावा 24,000 एक आदमी को उसका फायदा नहीं मिला। दूसरी बात, मेरी बात सुनिएगा संजीव भाई, जिस दिन आपने देखा होगा कि शपथ समारोह हो रहा है, उस दिन सभी के सभी मंत्री ऐसा लग रहे थे तो जीवन में पूरा एक बदल गया, यंत्र तंत्र बदल गया, सब मेट्रो से आ रहे हैं, कोई गाड़ी लेने वाला नहीं। अगले दिन पता चला सबने नई गाड़ियां ले ली। जिस दिन केजरीवाल जी ने बोला साहब मुझे जो मकान चाहिए, नहीं मैं तो छोटे से मकान में रहने वाला हूं, केजरीवाल जी की चिट्ठी दिखाई थी कि मुझे तो 5 कमरों का मकान चाहिए। तो ये चाल चरित्र और चेहरा जिसका बदलावा दिखाई दे रहा है, हर मुद्दे पे दिखाई दे रहा है। अगर उन्होंने कहा कि साहब उन्होंने 49 दिन में करा क्या, धरने, यार क्यों बोला जाता है कि आप अपनी सरकार में बैठ करके पुलिस के खिलाफ धरना दे रहे, और धरना भी क्या कारण था कि साहब उसको ट्रांसफर कर दीजिए, उसको निलंबित कर दीजिए। अच्छा भाई साहब एक दिन की छुट्टी पे बैठ दीजिए। उसके लिए 26 जनवरी पे इतना बड़ा अराजकता फैला रखी थी। आप किसी मुद्दे को उठा देख लीजिए कि 49 दिन में करा क्या। मैं आपको बताता हूं करा क्या आपने। जिस दिन विधानसभा भंग हुई है, जिन्होंने सिफारिश करके मैं छोड़ रहा हूं, उससे ठीक 10 मिनट पहले जो 3 बिल पास किए थे उसमें से 350 करोड़ रुपए इन्होंने रिलायंस को पास किए। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर के पास किए और उसके ठीक फौरन बाद इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया भाई आपने 350? जहां तक आप बात करते हैं कि हमने सब्सिडी दी है, तो मैं आपको जानकारी दूं, आपने वादा किया मैं 50% सब्सिडी दूंगा, लेकिन सब्सिडी कितनी दी आपने? 30%। वो भी सब्सिडी दी कितने दिन का पैसा, और जितने दिन का आपने पैसा दिया उसके बाद खत्म हो गया। दूसरी बात, आप जो कहते हैं बार बार कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो चुनी हुई सरकार कर सकती है, जिसका मुख्यमंत्री बैठा रहता है, जिसके मंत्री बैठे रहते हैं, जो निर्णय हो सकते हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से नहीं हो सकते। उनका सवाल आपने शायद सुना नहीं। उनका सवाल ये था कि हमने तो 49 दिन सरकार चलाई और बहुत कुछ किया, 7-8 महीने होने जा रहे हैं आपकी सरकार के। आपने मेरी आखिरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि सरकार चुनी हुई जो निर्णय लेती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं ले सकता। उसको आप भारतीय जनता पार्टी का लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बोल सकते। आप एक मिनट, संजीव एक थोड़ा सा जरा मैं ये कहना चाहूंगा कि सवाल आम आदमी पार्टी की तो बहुत खामियां निकाल दी, ये किया वो किया, तो जो पुलिस है वो तो केंद्र सरकार के अंडर में आ रही है ना। तो आपने जो बड़े बड़ा हाइप करके दिखाया था लोकसभा चुनावों में, आप देखिए इस बात को ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री महोदय और आपके अध्यक्ष महोदय दोनों ने ये बात कही थी कि गुजरात में जो है रात को 2 बजे
16 साल की बच्ची पूरे जेवर पहन के स्कूटी पे चले जाती है। तो साहब दिल्ली की जनता ने सोचा यही माहौल आप यहाँ देंगे, और वो बिल्कुल आप नाकामयाब हुए। 7 महीने में वो माहौल आप दिल्ली में दिखा सकते थे, आपने वो नहीं, आप असफल रहे हैं। जनता देख रही दिल्ली की, और आपको आने वाले चुनावों में आपको जवाब मिलेगा कि क्या आप हाइप बनाते हैं और क्या आप वादे चुनाव में करते हैं। जवाब ये मिलेगा। सवाल सच है, ये सवाल सच है। जहां देखिए, ऐसा है, ठीक थोड़ा है, सा- सुनिए, थोड़ा सा- मैं इनकी बात का जवाब चंद्रशेखर दे जी, दूं। मैं दुष्यंत जी ये सवाल गलत है, हर हमारे आदमी यही चंद्रशेखर बात जी- बोलेगा। हमारे आप चंद्रशेखर पूछ जी एक लीजिए, बात बोल किसी रहे भी थे। जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए, किसी भी एक छोटी सी बात चंद्रशेखर जी ने बोली, 2-3 बार रिपीट भी की, मैं भी सुन रहा था बैठा हुआ। ऐसा है कि इन्होंने कहा कि जो चुनी हुई सरकार कर सकती है वो बिना चुनी हुई सरकार नहीं कर सकती, एलजी नहीं कर सकते हैं। बात सही हो सकती है, ये कह रहे हैं तो शायद ठीक हो, लेकिन परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो सरकार थी वो सरकार तो इन्हीं की थी, केंद्र में भी इन्हीं की थी और स्टेट में भी इन्हीं की सरकार थी, और गवर्नर एलजी वही काम करते हैं जो केंद्र सरकार चाहती है। तो फिर आप कहीं कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि 26 मई को जो सरकार आई वो सरकार सक्षम नहीं थी, ऑर्डिनेंस की सरकार थी वो, और नहीं, वो ये लाने जो में आप सक्षम बात नहीं कह थी। रहे हैं कि राज्यपाल वही काम करते हैं जो केंद्र सरकार कहती है, किस दम पर आप कह रहे हैं? देखिए, जो उपराज्यपाल हैं वो वही काम करेंगे जो काम केंद्र सरकार के, क्योंकि जो राज्य है ये जहां एलजी होते हैं वहाँ केंद्र सरकार ही रूल करती है, और जहाँ राज्यपाल होते हैं वहाँ भी केंद्र सरकार ही रूल करती है। राज्यपाल उनके केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के तौर पर वो कार्य करते हैं। लेकिन चलिए आपकी बात मान लें, वैसे डेमोक्रेसी के प्रति अन्याय है आप इस पर एक्सपर्ट बयान आप अपने राजनीतिक विशेषज्ञ से ले लें। अब आप एक बार बताइए, 7 महीने चले गए हैं, 7 months हैज गॉन, आप कहेंगे कि जी आपने तो 70 साल किया। अगर वो प्रश्न वहां वाजिब हो तो ठीक है, नहीं तो क्या 7 महीने में ऑर्डिनेंस लाने जरूरी हैं? ठीक है। क्या आप 26 मई को दुष्यंत जी, क्या आप ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के कानून ला बाद सकते भी हैं? आपसे ही हाँ, ठीक है। सवाल है ब्रेक के बाद भी। तो जिस तरीके से दिल्ली में हालात बने हुए हैं उनको देखकर अब कहना मुश्किल है कि किस तरफ जाएगा जनाधार और किस तरफ जाएंगे दिल्ली की जनता के वोट, क्योंकि बहुत दिलचस्प कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, समस्याओं का पहाड़ खड़ा हुआ है। इस बीच जनता को फैसला करना है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। तो चुनावी बिगुल बच चुका है और 7 फरवरी 2015 को दिल्ली की परीक्षा है और उसमें किसको पास करेगी जनता, ये काफी अहम बातें हैं। और दूसरी बात, 10 फरवरी 2015 को परिणाम सामने निकलकर आ जाएंगे कि दिल्ली की पटरी पर गाड़ी किसकी दौड़ेगी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। दुष्यंत जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं खाली एक बात कह रहा था। वो चर्चा जो चल रही थी वो ये चल रही थी कि भाई 7 months जो है वो चले गए हैं केंद्र सरकार को, तो कुछ तो डिलीवर करते, कुछ तो देते, खाली जुबानी जमा खर्च कब तक चलेगा। अच्छा, दूसरा मैं एक और बात, बार बार हमारे भाई हैं बीजेपी के चंद्रशेखर जी, उन्होंने एक बात उठाई, भ्रष्टाचार बड़ा भारी मुद्दा था, भ्रष्टाचार बड़ा प्राइम मुद्दा था दिल्ली के चुनाव जिसकी में। वजह से आपकी सरकार चली गई, जिसकी वजह से हमारी सरकार चली गई, हमने वो दंश को झेला। अब 7 महीने चले गए तो लाइए ना कुछ। हमने अपनी सरकार में अपने मंत्रियों को जेल में बंद किया। आप अभी अपनी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अपनी चिंता कर रहे हैं। अपनी चिंता अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने देखिए, देखा हमें कि ये बताना 2013 पड़ेगा में इनको विधानसभा कि चुनाव जो हुए। सुन लो, एक सवाल सुन लीजिए। शिवनेश बात सुनिए, अपने पहले भी हुआ आंसर एक सवाल उसके बाद मैं चाहूंगा, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट। आप 2013 में विधानसभा चुनाव हुए, 28 सीटें आम आदमी पार्टी ले गई, आपकी सारी सीटें आम आदमी पार्टी ले मैं गई। इसका भी आंसर दूंगा और मैं इसका भी आंसर आपसे लूंगा। आप ये बताइए, आपने भ्रष्टाचार चिल्लाया, प्रधानमंत्री जी बड़ा भ्रष्टाचार चिल्ला रहे थे। अरे 7 महीने हो गए, एक आध भ्रष्टाचारी तो लाइए। हमने तो अपनी सरकार में अभी भी आप बीजेपी की चिंता कर रहे हैं, अभी भी आप बीजेपी की चिंता कर रहे हैं। हम इस बात की चिंता है, देश को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि ये पार्टी गुमराह करने में, झूठ बोलने में, धोखा देने में और गलत बात का प्रचार करने में माहिर है। शायद यही वजह थी कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी में आना जाना चला रहता है। और मैंने आपको बताया उसका कारण क्या था। उसका कारण यही था कि गुमराह करने में कामयाब हुए। अब मैं चेतावनी दे रहा हूं उस बात की कि 7 महीने चले गए, 8वां महीना शुरू हो गया, लिहाजा आप कुछ लाएं।
क्योंकि इसके पीछे वजह थी अच्छा, कि अब आप आपकी प्रश्न कर पूरी लीजिए। ताकत, आपकी जो सारी ताकत थी वो पीएम को रोकने में थी। अगर आप अपनी तरफ ध्यान ये देते आपका एनालिसिस तो हो शायद सकता ये है। स्थिति आज नहीं भी होती। जो पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर की थी हमारे की, वही पॉलिसी ये पार्टी ठीक अडॉप्ट है। कर रही है। या तो इन्होंने जगह जगह हमारी योजनाओं का नाम चेंज किया है, या आ रहे इन्होंने हैं, दुष्प्रचार चंद्रशेखर किया जी, है, आ रहे हैं और उसी आपके को पास। ये आज देख रहे हैं। अब जनता इस बात को समझ रही है। मनोज जी, आपसे एक सवाल है। चंद्रशेखर जी, आप आ रहे हैं आपके पास, उससे पहले मनोज जी सवाल ये है कि जिस तरीके से दुष्यंत जी कह रहे हैं, क्या यही वजह थी कि इन्होंने अपनी ओर ध्यान नहीं दिया और बीजेपी की ओर पूरा ध्यान लगा दिया और बीजेपी वो फायदा उठा लेगी? शायद थोड़ा बहुत अपनी तरफ ध्यान देते तो इस स्थिति में नहीं होते। कांग्रेस की दिक्कत ये है, कांग्रेस के नेताओं की दिक्कत ये है कि जब वो शासन में होते हैं या विपक्ष में होते हैं तो संगठन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो सब कुछ गांधी परिवार के भरोसे ही रहता है कि सोनिया जी निकलेंगी, राहुल जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे, जनता वोट देगी और मुख्यमंत्री सरकार में मंत्री उंत्री कोई बन जाएगा। तो ईमानदारी के साथ संगठन की तरफ निरंतर ध्यान देता नहीं है। जो आम कार्यकर्ता है उसे टिकट मिलता नहीं है। जनाधार वाले नेता कांग्रेस पार्टी ने या तो किनारे लगा दिए या रहे नहीं। दुष्यंत जी हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में शासन तो देश में किया, लेकिन जनता क्या चाहती है वो भूल गई सरकार। कार्यकर्ता क्या चाहता है वो कांग्रेस पार्टी भूल गई। जो कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी गई कांग्रेस पार्टी में, ये दुष्परिणाम उसी का है कि कांग्रेस पार्टी आज देश में विपक्षी दल का भी हैसियत खो बैठी। दिल्ली में भी तीसरे दर्जे की पार्टी बन गई क्योंकि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई, जनता की आशाओं की चिंता की नहीं गई। महंगाई और भ्रष्टाचार केवल बीजेपी ने मुद्दा नहीं बनाया, उस सरकार के भीतर भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो अब रह के बाहर निकल के सामने आता है। अगर उन सब की चिंता की होती तो यह हालत नहीं होती। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों में बीजेपी के विकास पे एक्सपोज करने की जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी के गुजरात दंगों को मुद्दा बनाया कि कैसे नरेंद्र मोदी को रोका जाए, और कांग्रेस पार्टी उसी में उलझ के रह गई जी। और यही वजह है कि कांग्रेस आज दिल्ली में क्या देश के कई राज्यों में दूसरे और तीसरे दर्जे की, चौथे दर्जे की पार्टी बनकर रह गई है। ठीक है, आ रहे हैं आपके दुष्यंत जी। उससे पहले सवाल चंद्रशेखर, कुछ कहना चाहते हैं आप चंद्रशेखर जी? दुष्यंत जी जैसा कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बरगला रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, क्या वो पहचान नहीं पा रही है कि कहाँ भ्रष्टाचार था और कौन इसके खिलाफ लड़ रहा है। मैं दिल्ली इलेक्शन से संबंधित एक बात कहना चाहता हूँ। आज एक दिल्ली कंटोनमेंट एरिया में जो इलेक्शन हुए उसका एक रिजल्ट आया है और दोनों पार्टनर ये जो बैठे हुए हैं हमारे बगल में, दोनों पार्टी का रिजल्ट ये रहा है कि 8 वहाँ पर जो वार्ड के चुनाव हुए हैं उस विधानसभा को अगर माना जाए, उस 8 वार्ड में जो विधानसभा थी उसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते थे 300 कुछ वोटों से, और आज हालत ये है कि वहाँ 1 आम आदमी पार्टी ने सीट जीती है, 2 कांग्रेस पार्टी ने जीती है और 5 सीटें वहां पर बीजेपी ने जीती है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 50 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी निकालने वाली है और जो बाकी 20 सीटें हैं उन दोनों में ये झगड़ा करके अपना अपना निपटा लेंगे। ये स्थिति विधानसभा की होने के लिए जा रही है। और मैं संजीव भाई, ये वहां पर जो चुनाव के दौरान जो आपके नेताएं हैं या जो वहां पर विधानसभा का आपका कैंडिडेट रहा है वो आम आदमी पार्टी से जीता हुआ कैंडिडेट रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ये लोग जीते नहीं थे। कांग्रेस की तो मैं बात इसलिए नहीं करता कि कांग्रेस अपनी लड़ाई पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि शीला दीक्षित का बयान आ चुका है। जहां तक ये बात कर रहे थे सरकार की कि भाई ये लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार का नुमाइंदा होता है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार का जब मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हैं तो लोगों से जुड़ाव सीधे तौर से रहता है, लोगों की समस्याओं को समझने का मौका मिलता है और सीधे तौर से वो काम करता है। नुमाइंदा जरूर रहता है केंद्र सरकार का, लेकिन अगर मान लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सरकार चला लेता और सारे काम सही तरीके से कर लेता तो फिर तो सरकार बनाने की जरूरत ही नहीं थी वहां पर। रह गई बात, दूसरी बात कॉलोनीज की बात आती है कि पिछले 15 साल में जब जब चुनाव हुआ इन्होंने एक कॉलोनी का सफुगा छोड़ा और काम खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चाहे वो सदन इन्होंने चलने दिया या ना चलने दिया, अध्यादेश लाई और जून 2014 तक की कॉलोनियों को सबको उसमें शामिल करके उसको पास किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, वो ये करके दिखाया इन्होंने। कहां है कांग्रेस पार्टी और कहां है आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं चंद्रशेखर जी। आपने दिल्ली की तो बात गिना दी, जहां से प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है अभी चुनाव होने जा रहा है, अभी चुनाव, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, हम दिल्ली में विषय पर बात कर रहे हैं। वही बात कर रहे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव हुआ ना वाराणसी में, दिल्ली की बात हो रही है, में जहां से गृह मंत्री आते हैं, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, वहां आपका सफाया हो चुका है। कौन आम आदमी जीती है वहां से? अरे भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव हो रहा है उस चुनाव की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव जिस जहां चुनाव आप चुनाव यहां से बताए, आप अपनी बात करें, आप चुनाव, आप दिल्ली गोल हो गया, आप दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव की हम बात कर रहे हैं। और लखनऊ बताइए गृह
रहे मंत्री और प्रधानमंत्री जहां से वहां से ये हालत है, तो अब आपको अभी जनता देख रही है, क्या आप देखेंगे दिल्ली में क्या हाल होगा, ये तो आपको ही पता चलेगा। मगर संजीव जी वहां पर आजाद उम्मीदवार जीते हैं, किसी को चुना नहीं है पार्टी को। नहीं, ठीक बात है, वहां से क्या है। नहीं, मैं संजीव भाई आपसे ये बात कर रहा हूँ, क्या दिल्ली के चुनाव के संबंधित आप ये कहते हैं कि दिल्ली में आप हार रहे हैं? संजीव जी आप दिल्ली में मानते हैं? अगर मान लीजिए हार का दायरा मेरा सवाल आपसे ये है, विधानसभा का संजीव जी मेरा सवाल आपसे ये है, उनसे प्रचार संजीव जी मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली की जनता 7 फरवरी को वोट देगी, आखिर क्यों चुने आपको? क्यों चुने अरविंद केजरीवाल को, जो अपनी मनमानी करते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है, जैसा कि तमाम आरोप लगाते हुए आपके पार्टी के नेता आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, जिस तरीके से आरोप लगे? क्यों चुने अरविंद केजरीवाल को, उस पार्टी को जो धरना देते हैं मात्र, और कोई काम सीएम लेवल का जो काम होता है उस पर ध्यान नहीं है उनका? क्यों उस नेता को चुने जनता जो अपने आगे किसी की सुनता नहीं है? आई एम द बेस्ट, आई एम राइट, ये जो चीजें हैं नेता के अंदर, ऐसी जनता को क्यों चुने? 49 दिन दिल्ली में रहे, जनता के बीच में रहे, कहीं घूमने तो नहीं चले गए, विदेश तो नहीं चले गए, बाहर तो नहीं चले गए, 49 दिन कार्य किया, दिल्ली में रहकर किया, जनता के बीच में किया, ईमानदारी से कोशिश की। अब उसमें आपको क्या हुआ? कोई उनका इंटेंशन तो नहीं था कि हम ऐसा ना करें। अरे भाई, एक कोशिश तो की, जनता को बुलाया, जनता दरबार लगाया, ठीक है, जरूरत से ज्यादा जनता आई, जनता को उनके ऊपर भरोसा था, तभी तो जनता आई वहां पर। क्यों आती जनता? क्योंकि उनको भरोसा था कि भाई अरविंद जी की बात लेके जाएंगे, वो हमारी बात सुनेंगे। नहीं पाए, वो अपने घर को तो संभाल नहीं पाए, हमें भी धोखा दे दिया। आपके कितने नेताओं ने, एक नहीं दो नहीं, कई नेताओं ने आरोप लगा के वो पार्टी, और आपको बखूबी पता भी है जिस तरीके से कि अब वो पार्टी नहीं रही आम आदमी पार्टी जिसको लेकर चली थी, वो अब मनमानी होती है, 1-2 लोगों की सुनी जाती है। ये आरोप क्यों लगे आपको? 19-20 अगर कोई जो है अगर कमियां रही भी हैं तो वो अब बिल्कुल परिपक्व हो चुकी है। अगर आप कहीं भी 19-20 रही है तो वो बिल्कुल सुधार लिया गया है, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं, सारे लोग हैं। जनता का मूड ये है, जनता का मूड जो है, मूड तो ये जनता ये कह रही है कि अब क्या, अब मौका क्या, पार्टी को मौका दिया, धोखा मिला, अब फायदा नहीं है, धोखा नहीं मिला। मैडम, आप ये बात बिल्कुल गलत कह रही हैं, धोखा नहीं मिला। ईमानदारी से दिल्ली की जनता कह रही है, हम भी जानते हैं, दिल्ली में घूमते हैं, अरविंद जी भी घूमते हैं, हम लोग भी जानते हैं, दिल्ली में जो है जनता कहती है कि इस बार आप नहीं छोड़िएगा, इस बार 5 साल केजरीवाल है, इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था ठीक है, लोकपाल का मुद्दा है, ठीक है, वो बाद में भी हो जाता, कोई वो नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो किया। सच नहीं है कि आप अपने मुद्दों और सिद्धांतों से भटके, जो कहा वो किया, आप अपने मुद्दों और सिद्धांतों से भटके, ये बात बिल्कुल वही का वहीं पर हम लगे हुए हैं। कौन से मुद्दों से और कौन से सिद्धांतों से? लोकपाल इसी वजह से सरकार सरकार जो छोड़ा था, इसी वजह से छोड़ी थी। चलिए दुष्यंत जी, आप अपनी बात कीजिए पहले। देखिए, एक बात विपनेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं कि ये लोग डिलीवर करने में नाकामयाब हुए, इनको मौका मिला और इन्होंने मौके को ठीक से अवेल नहीं किया, अपॉर्चुनिटी को। इनको लगा कि भाई ये लोग जैसे किसी यहाँ स्टेट में आ गए और अभी देश की जनता बिल्कुल उत्साहित बैठी है और इनको केंद्र में ला के बैठा देगी, और इन्होंने इस तरह का माहौल प्रदेश में बनाया कि जो बड़ी पार्टियां थीं, उन पार्टीज के लिए भी माहौल ऐसा बना कि शायद इन पे कोई अलादीन का चिराग है, छुएंगे और सब बिल्कुल फिट हो जाएगा। उसमें इन्होंने ऐसा अराजकता का माहौल प्रदेश में बनाया कि मुख्यमंत्री धरने पे बैठा, मंत्री ने छापे मारे और इवन गृह मंत्री तक को गलत बोला। और ऐसे मौके पे जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, वहाँ राजपथ को भी घेरने की बात करेगी। लेकिन अब आप जिस पार्टी की वजह से ये हुआ, इस चुनाव की जिम्मेदार तो आम आदमी पार्टी है नंबर 1, क्योंकि उसको समर्थन मिला, उसके बाद वो चलाए नहीं। लेकिन इसके मूल में जो कारण बना वो बीजेपी पार्टी बनी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था हमारा, और ये बात सच है कि लालच ले डूबता है। सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए, मैं आपको, आप जो चाहे सो कहें, लेकिन आप मुझे मौका दें कहने का एक बार। अब मेरी बात, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, बीजेपी पार्टी के इंचार्जेस ने और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने सरकार बनाने की बात कही, उसके बाद वो चुप हो गए और इनके पीछे पड़ गए, आम आदमी पार्टी वालों के पीछे। उनसे ये कहते रहे सरकार बनाइए, सरकार बनाइए। अब एक और प्रश्न है, मैं तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो चुने हुए नुमाइंदे कर सकते हैं, मैं एलजी साहब को वो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि वो अक्षम है, वो कर नहीं। जब केंद्र में तुम्हारी सरकार है और एलजी रिप्रेजेंटेटिव है और आपने वहाँ पे एलजी रूल लगाया हुआ है, तो सरकार आपकी है, तो आपको काम देना चाहिए। वो काम 11th आवर पे ही क्यों? वो 26 मई को आपकी सरकार बनी, तो वो आज ही क्यों आप ऑर्डिनेंस के जरिए ला रहे हैं, जबकि 1 महीने पूरी पार्लियामेंट चली है? आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाए? दूसरा, आप एक बात बताइए, क्या 7 महीने में एक भी भ्रष्टाचार नहीं खोल सकते आप लाइए ना।
आप एकाध लाइए। जनता को इस बात का मालूम होना चाहिए कि जिस सरकार को जो 15 साल रूल की, जिस सरकार ने यहाँ विकास दिया और उसको जिस लांछन में आपने वापस भेजा, तो कम से कम मालूम पड़ना चाहिए भाई 7 महीने में ये चीज ये लेके आ रहे हैं। मेरा कहना आपसे ये है कि गुमराह करने से, झूठ बोलने से, धोखा देने से, और इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हालत की इन्होंने, वहां राष्ट्रीय शासन लग गया, और इन्होंने कहा फॉर्मूला 44, इन्होंने कहा झारखंड में फॉर्मूला 60, इन्होंने कहा वहां महाराष्ट्र में, कहीं भी जो इन्होंने कहा उस पर ये कामयाब नहीं हुए, और दिल्ली में भी ये कामयाब नहीं होंगे, बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी को हरा के आज प्रदेश की जनता त्रस्त है, रूलिंग में त्रस्त है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई काम है, विकास कार्य ठप पड़ गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्रदेश की जनता बिल्कुल सही सिलेक्शन करेगी। वो बीजेपी पर लगा हुआ है, इसका लाभ बीजेपी उठा रही है, ये क्यों नहीं आप सोच रहे? देखिए ये आपका एनालाइजेशन है, लेकिन ऐसा है कि हकीकत ये है कि प्रदेश की जनता, मेरी एक लाइन बोलूंगा, प्रदेश की जनता इस बात को समझ गई है कि झूठे आरोप लगा के, झूठ बोल के, धोखा देकर, गुमराह करके ये लोग आए, और उसका अब जनता ये पूछ रही है कि 7-7.25 महीने में आपने क्या किया? 8 महीना चल रहा है, कुछ तो लाइए, खाली ऑर्डिनेंस। इस तरीके से आप मोदी लहर को नहीं रोक सकते। विपनेश जी, ये तो आपका मत है। दुष्यंत भाई झारखंड के चुनाव की बात कर रहे हैं, जम्मू की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमने तो कहा कि हम 44 लाएंगे, 60 लेके आएंगे, पर आप भी चुनाव लड़ रहे थे। क्या आप मान चुके थे कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? आपका फोकस यही था कि हम 44 से 43 या 44 से 25 पे क्यों आए? दूसरी बात, मैं संजीव भाई की बात कहना चाहूंगा कि जिस समय आपने पूछा कि क्यों आपको दें, क्या ऐसा काम किया, तो इन्होंने कहा कि हमने बहुत से 49 दिनों में काम किए। 49 दिनों में मैं केवल केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं, भाई बाकी लोगों ने क्या क्या कहा था। केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हराया, उसमें सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। स्पेशली नई दिल्ली क्षेत्र में एनडीएमसी के जो कर्मचारी आते हैं, उसमें अस्थायी 13,000 सफाई कर्मचारियों की वहां पर नौकरी का मामला था, जो कि केजरीवाल साहब ने कई बार कहा कि साहब मैं स्थायी करूंगा। आप हैरान होंगे कि उनके मकान कौशाम्बी में जाकर के जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, या दिल्ली में नहीं मिले तो वहां से भगा दिया, उनसे मिले नहीं। वो आज 13 के 13,000 एम्प्लॉय के जो परिवार हैं, आज उस रोष में बैठे हैं कि केजरीवाल साहब आप चुनाव लड़िए, हम आपको देखते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा जनता दरबार लगाया। जिसको जानकारी नहीं होती कि मुख्यमंत्री कार्यालय कैसे चलता है, तो उन्होंने अराजकता की तरह ही बोला कि जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार का नतीजा क्या हुआ कि वो जमीन से लेकर के छत तक भागते रहे, और एक सिंगल समस्या का हल नहीं हुआ उस जनता दरबार के अंदर। 4 दिन जनता दरबार चला, और 5वें दिन ये स्थिति हो गई कि केजरीवाल ढूंढने से नहीं मिलते थे। 49 दिनों में हुआ क्या? आप सरकारों की बात कर रहे हैं, 49 दिन में एक सिंगल तो काम बताएं। ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार का ग्राफ गिरा। मैं कहता हूं दिल्ली में मैंने पॉल्यूशन का तो ग्राफ देखा है कि कहां से बनता और घटता है, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र मिलता है, लेकिन आज मैं बड़ा हैरान हूं कि इन्होंने कौन सा ऐसा पैमाना रख दिया जिसके अंदर 49 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। नहीं, केवल ये बोल देने से आपसे भी थी चंद्रशेखर जी कि आप केंद्र में आए, आप केंद्र में आए, उम्मीदें ये थी कि आप सबसे पहले जैसे महिलाओं की सुरक्षा, 7 महीने की सरकार के अंदर, 7 महीने की सरकार के अंदर आप ये बताइए कि एक सिंगल आरोप किसी मंत्री पर, किसी सांसद पे, प्राइम मिनिस्टर से लेकर किसी अधिकारी पर लेकर के मैं आपके मंत्री गाली दे रहे हैं, आपके मेंबर पार्लियामेंट गलत बोल रहे हैं, पीएम ने कहा कि हम केंद्र में आए तो सबसे पहले सराखों पर जो समस्या होगी वो महिलाओं की सुरक्षा होगी। जितने जो है सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, फतेहपुर के हैं, उन्नाव के हैं, इनकी भाषा शैली पे पहले आप कंट्रोल करिए। मैंने जो बात पूछी भ्रष्टाचार की बात कही, आप भी सुन लीजिए। भ्रष्टाचार से भी भयंकर है, भ्रष्टाचार से भी बड़ी चीज है। क्या किस मैडम एक मिनट सुन लीजिए। प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार चलाने में जो मास्टर हो उसको आप सरकार सौंपिए। अरे मास्टर होते, अरे सुनिए, सच है, अच्छी बात है, तो कहां मास्टरी चली गई JNK में? वो तो सब जोड़ तोड़ के लिए तैयार बैठे हुए थे, NC से भी लेने के लिए, PD से भी लेने के लिए। अरे मास्टर होते तो पहले ही पूर्ण बहुमत में आ चुकी होती। इनका डाउनफॉल अब जहां तक चढ़ना था जम्मू कश्मीर से अब नीचे की ओर, और ये तो जनता भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल मास्टर तो नहीं है, अभी जम्मू कश्मीर से मास्टर नहीं है, वो एक्सपर्ट है। अब उन्हें 100% जो है, जो छोटी मोटी गलती थी वो मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, और गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है जी। गलती हो जाए उसमें सुधार करना अच्छी बात है। आप गलती पे गलती किए जाए और आप उसको सुधारे नहीं, आप माने भी नहीं, ये तरीका नहीं होता है काम करने का। मनोज जी आपने सभी को सुना, क्या कहना है आपका? बीजेपी और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा दिल्ली की जनता जानती है, कितना विकास किया कितना नहीं किया सब जानती है।
उम्मीद तो आम आदमी पार्टी से थी और आम आदमी पार्टी से है, इसलिए इस इलेक्शन के केंद्र में आम आदमी पार्टी ही रहेगी। उसका मुकाबला चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, कांग्रेस बनाएगी, बीजेपी बनाएगी, विषय अलग है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे अरविंद केजरीवाल खामोश हैं बहुत चालाकी के साथ। क्या अरविंद केजरीवाल ने आज तक नक्सलवाद की आलोचना की? क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नक्सलियों का समर्थन नहीं किया टिकट देने में? क्या पाकिस्तान जिस तरह जनमत संग्रह की कश्मीर में बात करता है, क्या अरविंद केजरीवाल ने उसकी आलोचना की? क्या उनके नेता प्रशांत भूषण ने नहीं कहा कि वहां जनमत संग्रह करा लेना चाहिए? क्या इन चीजों का उत्तर अरविंद केजरीवाल ने दिए? यह नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल एक उदार चेहरा मफलर लपेट के हल्का खांस के जनता को दिखाएं। जनता सब समझ रही है अब। और मैं पूछता हूं कि उनके आम आदमी कौन से हैं? क्या निगम भाई जैसे आम आदमी लोग हैं? नहीं, मेरी बात से सहमत नहीं होंगे निगम जी। क्या टिकट देने में निगम जी और दूसरे ऐसे नेता को ध्यान रखा गया? आज ये देखा जा रहा है दिल्ली में कौन चुनाव जीत सकता है पैसा लाके। 20,000 का लंच, ये केजरी स्टाइल है? क्या आम आदमी एक 20,000 का लंच करता है? सबसे सवालिया निशान ये है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है केजरीवाल की, और दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा जिसकी कथनी करनी में अंतर हो। अभी दुष्यंत भाई कह रहे थे, मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब धरने पर वो बैठे थे। सही बात है, दिल्ली की सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा का अहम मसला है। धरना देते, जनता मंत्र पर बैठते, कहीं बैठते, लेकिन जिस तरह रिपब्लिक डे को, गणतंत्र दिवस को उन्होंने चुनौती देने की कोशिश की, वो सबसे ज्यादा निंदनीय था। इस देश की जनता व्यवस्था में सुधार चाहती है, लेकिन संविधान को अगर कोई चुनौती देगा, देश की एकता अखंडता को चुनौती देगा, तो उसे दिल्ली हो या कहीं की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मनोज जी थोड़ा सा, संजीव जी, ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल ने कानून से ऊपर खुद को रखा। मनोज जी थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये हमारी जो है आजू बाजू जो लोग बैठे हुए हैं, ये पार्टी के ये लोग कहें तो अच्छा भी लगेगा। आपने बात उठाई कि अरविंद केजरीवाल खांसते थे और ये किया वो किया। देखिए, आपने कभी भी आप उसका पॉजिटिव एंगल देखे नहीं। वो आदमी अगर अस्वस्थ भी है, बीमार भी है, अरे उस अवस्था में भी वो काम कर रहा है जनता के लिए। आपने ये देखा ही नहीं, अरे खांस रहे हैं, उनको अगर खांसी आ रही है या बुखार है, उस हालत में भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड में भी जब टेम्परेचर था तब वहां पर बैठे हुए थे। वो उस अवस्था में भी जनता के लिए समर्पित है, जब लोग एसी में बढ़िया एयर कंडीशन में बैठे होते हैं। आपने ये एंगल देखा नहीं। सवाल खांसी का इसलिए उठ रहा है क्योंकि जनता को उन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी जनता के बीच में गए, जनता के लिए संजय भाई तीन मुद्दे पे बात करें। नक्सल ये सवाल जनता के लिए किया, ये सवाल है तो आराम भी कर सकते हैं। दिल्ली की जनता यही देखिए, उनको दूरदर्शी का पता था। इस देश में तमाम नेता हैं, इस देश में दुष्यंत भाई मैं कह रहा हूं अभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीमार हुई, उन्हें बहुत बीमारी थी, बैठक करी उन्होंने, संसद में भाग लिया उन्होंने। कौन इस देश में काम नहीं करता? क्या केजरीवाल एहसान करते हैं? मैं यही कहता हूं, दिखावे की राजनीति नहीं चलेगी कि एक दिन आप मेट्रो से जाएं और दूसरे दिन गाड़ी मांगने लगे। एक दिन कहे मैं कमरा नहीं लूंगा, दूसरे दिन 5 कमरों का बंगला मांगे। ये दिखावे की राजनीति दिल्ली में नहीं चलेगी, और इस दिखावे की राजनीति का सबको विरोध करना होगा। संजीव भाई, पीएम का गला खराब था, पीएम का गला खराब था, महाराष्ट्र में रैली को उन्होंने संबोधित किया। तो अब ये बातें ना उठाएं। मैं तो नहीं सवाल ये उठा 26 जनवरी को चुनौती देने की कोशिश की। मैं एक बात पूछता हूं संजय भाई, जो मनोज जी ने पूछा कि वो नक्सल पे क्यों नहीं बोलते हैं, आप उसका कोई जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने नक्सलियों को क्यों टिकट दिया? दूसरी बात, उन्होंने जनमत संग्रह की जो बात करते हैं प्रशांत भूषण, जो एक तरह से देशद्रोह का मुकदमा शामिल होना चाहिए, ऐसे मुद्दे पे आम आदमी पार्टी क्यों चुप है? एक सिंपल सी बात बताइए, खांसने वाली बात को अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप ये बताइए, ये 2 मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दे पे आपके क्या जवाब है? किसको टिकट दिया? आप चाहे जगदलपुर का मामला हो, वहां से लेकर के और हिंदुस्तान के किसी कोने में जहां जहां नक्सली को प्रभावित करने वाले लोग थे, जो नक्सल का साथ देने वाले लोग थे, उनको टिकट दिया गया था। क्या आपकी जानकारी में यह है या नहीं है? आपको मैं बता दूं। दूसरी बात जो मनोज जी ने बोली कि क्या वो आम आदमी है जो 20,000 का लंच करके उनके संग बैठ रहा है? क्या वो आम आदमी है जो जहाज की, यहां तो खांसी जो बात कर रहे हैं कि भाई मेट्रो पे चलने वाला है और जब एयर बस में चलता है तो वहां पर एग्जीक्यूटिव क्लास में चलता है? मैं यही कह रहा हूं। क्या वो आम आदमी है जो कहता तो हिंदुस्तान की बात है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से चलना चाहता है, केवल एक वोट के लिए वो जनमत संग्रह की बात करना चाहता है? क्या वो आम आदमी है? केवल इन मुद्दों पे आप बात करें कि क्या आम आदमी के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है इस मामले में क्यों बोलने के लिए चुप बैठे हुए? नहीं, कभी सोनिया गांधी तो नहीं कहा मैं बीमार हूं, ठीक है, और मैं संसद नहीं जाऊंगी, मुझे इस आधार पर वोट दीजिए। ठीक है, बीमारी हर आम आदमी की जिंदगी में लगी रहती है। मैं तो वही कह रहा हूं। नहीं, आपने इस बात को उठाया प्रमुखता से तो ये सवाल उठे। नहीं, संजीव जी आपने ये सवाल उठाया तो यहाँ से भी सवाल उठ गए। इसमें ये बात है कि इन्होंने जो प्रदेश की जनता, दुष्यंत जी इस पर हो गया, समय की कमी है, प्रदेश की जनता थी, उसका भावनात्मक शोषण
किया। दुष्यंत जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब 2013 में चुनाव हुए तो आपको 11% के आसपास वोट मिले, ठीक है, और उसके बाद 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल गई, और यह भी कहा गया ये सारी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी जो आम आदमी पार्टी ले गई। 7 फरवरी 2015 को एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारियां, कैसे बचाएंगे अपने वोट बैंक को, और आखिर क्यों कांग्रेस को चुने? देखिए, इसमें एक बात तो यह है कि जो विकास का कार्य जो दिल्ली के अंदर हो रहा था वो सारे कार्य रुक गए हैं। जो इन लोगों ने, दोनों पार्टीज ने जो कहा था उस पर ये खरी नहीं उतरी है, ना केंद्र में ना स्टेट में। कांग्रेस का विकास का रास्ता है, विकास का हमारा मुद्दा है, और हमने विकास करके भी दिखाया है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, हमने जो कहा वो किया भी है। उसी विकास के मुद्दे को लेके जनता हमें चुनेगी, और हम दिल्ली में फिर विकास के प्रति समर्पित सरकार दिल्ली की जनता को देंगे, और दिल्ली को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। जो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर दिल्ली को बनाया, उसी 43 सीटें आपको मिली थी, सीधा 35 का घाटा। हाँ, हमें नुकसान हुआ उसमें वो, लेकिन वो अब जनता इस बात को समझ गई कि एक सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, और एक गुमराह करने में, सांप्रदायिकतावाद फैलाने में। क्या हुआ था कि एकदम से 35 सीटें कम हो गई, 8 पर आप मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप लोग कहते हैं कि हमने विकास किया, सब कुछ किया, फिर आखिर शीला सरकार को क्यों नकार दिया? विपनेश जी, ऐसा है, एक बार सेंटर के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे, 2 सीटें मात्र आई थी बीजेपी की। तो अगर वही पैमाना है, मैं नहीं समझता कि इस पैमाने से आप इसको दिल्ली को नापेंगे। दिल्ली की जनता ना जातिवाद मानती है, ना धर्मवाद मानती है, ना सामुदायिकतावाद मानती है, और वो इस बात से अच्छी तरह अवगत हो गई है कि अगर ये बीजेपी पार्टी आएगी तो ये सामुदायिकतावाद फैलाएगी और यहाँ पे झगड़े फैलाएगी, और विकास का रास्ता फिर रुक जाएगा। और जो आम आदमी पार्टी है ये कार्य करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते ही नहीं है। जब आपको ये बात बखूबी मालूम थी तो नहीं, बखूबी नहीं मालूम होती है ये बात। नहीं, आपको मालूम था तो सपोर्ट क्यों कर दिया? इसलिए सपोर्ट किया था इसलिए सपोर्ट किया था कि अनायासी प्रदेश की जनता चुनाव में ना झोंकी जाए, सरकार का पैसा बर्बाद ना हो, जनता का पैसा बर्बाद ना हो। और अगर इनके पास में इन्होंने कुछ ऐसे भी स्वप्न दिखाए थे कि शायद इन पर कोई ऐसा हालात इनका चला गया कि सब कुछ फ्री दे देंगे प्रदेश जनता को, वो भी देख लिया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रदेश की जनता सांप्रदायिकतावाद से आजिज आई हुई है, भेदभाव से आजिज आई हुई है, और जातिवाद से आजिज आई हुई है, और इनकी झूठी बातों से आजिज आई हुई है। आप हार मान चुके हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? आपकी नहीं, इसमें हार का कहाँ प्रश्न है? हम आपके प्रदेश में इसलिए सवाल उठ रहा है कि आपके जो टॉप लीडर्स हैं, और विकास का हमारा नारा है, विकास के लिए वोट मांगेंगे। चुनावी मैदान में अगर प्रदेश की जनता सामुदायिकतावाद को वोट देगी, अगर प्रदेश की जनता सामुदायिकतावाद को वोट देती है या उछलकूद में वोट देती है, अवसरवादिता वोट देती है, तो वो भी देखना है हमें इस इलेक्शन में। बाकी हम विकास के लिए प्रदेश की जनता से वोट मांग रहे हैं। वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये सवाल मैंने इसलिए उठाया, आपके टॉप लीडर्स जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम ने एक रैली की रामलीला मैदान में, आपके टॉप लीडर्स की ओर से अभी तक कोई रैली ऐसा कुछ नहीं किया गया। ऐसा है वो हमारी, अगर हम रैली करें तब भी आप पे प्रश्न चिन्ह है, और अगर बायदे में रैली ना करें तब भी प्रश्न चिन्ह है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि 7 महीने के अंदर इन्होंने बहुत सारे वादे किए, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, महंगाई 100 दिन में कम करना, 100 दिन में विदेशों से पैसा कुछ किया। तो उनसे पूछिए ना, जो सरकार में, हम तो सरकार में नहीं है, ना केंद्र में ना स्टेट में। हम अब सरकार फॉर्म करेंगे, इनकी कलई खुल गई है, इन लोगों को देख लिया है प्रदेश की जनता ने। संजीव जी, जो वादे आपने जनता से किए हैं, जैसे वाईफाई जोन में आप दिल्ली को कन्वर्ट कर देंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटीज को खोला जाएगा, ये तमाम तरह कॉलेजेस, के कुछ ऐसे वादे किए, लोन वोन भी आप दिलवाएंगे स्टूडेंट्स को। आखिर ये कैसे संभव होंगे? ऐसे 5 लाख टॉयलेट ही बनवाएंगे जी, ये कैसे संभव होगा? देखिए, आपको बताया इन पर कैसे विश्वास करे दिल्ली की जनता? कैसे विश्वास करे? दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? जैसे भाई घर में माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, जो माँ बाप सक्षम नहीं है, नहीं कर सकते, तो क्या सरकार नहीं पढ़ा नहीं सकती है? भाई सरकार ने व्यवस्था इस तरीके से उन्होंने बताया है कि हम बच्चे को लोन देंगे, और उसके बाद जब बच्चों की नौकरी लग जाएगी फिर वो रिटर्न करें। मान लीजिए उसमें कुछ बच्चे नहीं भी करते, 10% नहीं भी रिफंड करते हैं, या उनका नहीं हो पाता है, उनको नौकरी नहीं मिलती, तो कोई बात नहीं, सरकार है इतना तो हेल्प कर सकती है सरकार। चुनावी वादे आपने भी किए, चुनावी वादा क्या है? तो आखिरी सवाल, धरातल की बात कही। 7 फरवरी को वोट होने जा रहे हैं, वोट डाले जाएंगे, जनता एक बार फिर से निकलेगी अपने घर से बाहर। क्या लग रहा है, किस उम्मीद के सहारे बीजेपी को वोट मिले? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर रही है, मोदी जी के विकास के मुद्दे पर लोगों ने अपना वोट दिया है, उनमें विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से दिल्ली की लहर के सारे दिल्ली में मनोज जी सर्वे भी हमने किया है, मनोज जी चैनल 1 न्यूज और मास ने मिलकर सर्वे भी किया है, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली
की तस्वीर में कौन नजर आ रहा है इस बार? देखिए, जो हमने सर्वे किया था उसमें बीजेपी को लगभग 44 सीटें मिलती दिख रही हैं और आम आदमी पार्टी को 22 और कांग्रेस पार्टी को 4। इसमें माइनस प्लस का जो है 5 सीटों का है, लेकिन 18% वोट उसमें ऐसा है जिसने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है कि वो किसे देगा। अगर उसमें खींचतान हुई तो हो सकता है परिणाम बहुत बदल जाए दिल्ली के। सर्वे है, हमने भी एक अपना सांकेतिक सर्वे किया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं विपनेश, हम चाहे केजरीवाल जी की राजनीति से सहमत हों या असहमत हों, उनके विचार हो सकते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक शैली हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा दिल्ली की राजनीति में उन्होंने काम किया है कि दिल्ली की राजनीति को त्रिकोणीय बना दिया है, जो दिल्ली की राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है केजरीवाल की, कि आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो दिल्ली की राजनीति घूमती थी उसे उन्होंने तोड़ने का काम किया। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ अब देखना होगा 7 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 10 फरवरी को नतीजे सामने निकल कर आ जाएंगे। किसकी बनेगी सरकार देखेंगे उस दिन। अभी इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।